जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश साहू एंड आई मोस्ट वेलकम यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे पास एनसीसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। तो फाइनली आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को वही डिस्कशन कराऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर था। और आज का क्लास इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसका इंग्लिश में भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहीं पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहीं पे आप लोगों को इसका और राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न का टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा वेपन ट्रेनिंग से। कौन सा टॉपिक हम लोग सबसे पहले देखेंगे? वेपन ट्रेनिंग। ठीक है, तो वेपन ट्रेनिंग में सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न बना गया है खाली स्थान भरो, मतलब फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न पूछा गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी सबसे पहला प्रश्न है कि .22 राइफल का कारगर रेंज खाली स्थान मीटर होता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताया था कि क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसका आंसर भी आप लोगों को कवर करते जाना है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को आंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बना है कि .22 राइफल का कारगर रेंज 25 गज होता है। तो इफेक्टिव रेंज आप लोगों को मैंने पढ़ाया था 25 गज। .22 डीलक्स राइफल का तो आप लोगों को बताना है 25 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है .22 राइफल का वजन खाली स्थान होता है। तो आप लोगों को लिखना होगा .22 राइफल का वजन 6.2 ऑन्स होता है। डायरेक्ट आप लोगों को आंसर्स भी देखते जाना है। तो यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ .22 राइफल इज़ 6.2 ऑन्स। आप लोगों को हिंदी भी समझते जाना है, साथ ही साथ इंग्लिश में भी देखते जाना है आंसर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो .22 राइफल का रजिस्टर नंबर खाली स्थान जगह लिखा होता है, मतलब .22 जो राइफल होता है उसमें कितने जगह पर नंबर लिखा होता है, ये आप लोगों से पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आप लोगों को बताना है .22 डीलक्स राइफल जो होता है उसमें 7 जगहों पर उसका नंबर लिखा होता है। कौन सा नंबर? तो जो राइफल का रजिस्टर नंबर होता है वही 7 जगह पर लिखा होता है। तो रजिस्टर नंबर ऑफ .22 राइफल इज़ इन 7 प्लेस। ये अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो ये आंसर लिखोगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है .22 राइफल का चिंदी का साइज सफाई के लिए खाली स्थान होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 4x3/4, ये किस में हो जाएगा? इंच में हो जाएगा, ये पढ़ाया था। तो यहाँ पे वही लिखा है .22 राइफल का चिंदी का साइज सफाई के लिए 4x3/4, ये किस में लिखोगे? इंच में होता है। और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो या फिर इंग्लिश में आंसर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? द साइज ऑफ चिंदी फॉर क्लीनिंग ऑफ .22 राइफल इज़ 4x3/4 इंच। ठीक है, उसके बाद लिखना है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा .22 राइफल चैम्बर में खाली स्थान राउंड आते हैं, मतलब .22 डीलक्स राइफल जो होते हैं उसके चैम्बर में कितने राउंड आते हैं ये समझना है आप लोगों को। तो .22 डीलक्स राइफल में सिर्फ एक ही राउंड आता है, एक गोली भरते हैं, उसके बाद उसको फायर करते हैं, तभी हम लोग दूसरा राउंड भरते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 राउंड्स आर लोडेड इन द चैम्बर ऑफ .22 राइफल। ठीक है, उसके बाद देखना है आप लोगों को नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा .22 राइफल में 2 सीलिंग कड़ी होती है। .22 राइफल में खाली स्थान सीलिंग कड़ी होती है, तो कौन कौन सा, मतलब कौन कितना? तो 2 लिखना है। द नंबर ऑफ सीलिंग कड़ी इन .22 राइफल इज़ 2, ये लिखना है आप लोगों को इंग्लिश में, अगर आप लोग इंग्लिश में आंसर लिखना चाहोगे तो, या फिर आप लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो। और मेरे वीडियोस के नीचे में बहुत से ऐसे कैडेट्स हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था कि सर आप लोग कुछ चीज़ों को इंग्लिश में भी बताया करो, हम लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए भी आज का क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो .22 राइफल की लंबाई खाली स्थान इंच होती है, ये पूछा जाता है आप लोगों से। तो आप लोगों को बताना है 43 इंच होती है। .22 डीलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच होती है। द लेंथ ऑफ .22 राइफल इज़ 43 इंच। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है .22 राइफल का मजल वेलोसिटी खाली स्थान
मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर नहीं, यहाँ पे फीट प्रति सेकेंड होता है। आप लोग मीटर में बताओगे या फीट में बताओगे, ठीक है। तो 0.22 राइफल का मजल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकेंड होता है, ये लिखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, उसको इंग्लिश में क्या लिखोगे, द मजल वेलोसिटी ऑफ 0.22 राइफल इज़ 1030 फीट्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से ये हो जाता है। उसके बाद एनसीसी कैडेट्स खाली स्थान पोजीशन से रेंज पर फायर करते हैं। रेंज पर कितने पोजीशन से फायर करते हैं, तो 3 पोजीशन से फायर करते हैं। एनसीसी कैडेट्स 3 पोजीशन से रेंज पर फायर करते हैं। इंग्लिश में क्या लिखोगे, एनसीसी कैडेट्स फायर इन फायरिंग रेंज इन 3 पोजीशंस, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है यहाँ पे 0.22 राइफल खाली स्थान सिद्धांत से कार्य करता है। 0.22 राइफल खाली स्थान सिद्धांत से कार्य करता है। तो आप लोगों को लिखना है, हैंड चैम्बरिंग बोल्ड एक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 0.22 राइफल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द मेन पार्ट्स ऑफ 0.22 राइफल। मतलब आप लोगों को जो 0.22 राइफल है उसके प्रमुख भागों के नाम लिखने को यहाँ पे बोला गया है। तो कौन कौन सा नाम है जो आप लोग लिख सकते हो, तो बट प्लेट लिख सकते हो, उसके बाद ट्रिगर होता है, ट्रिगर गार्ड होता है, उसके बाद बैरल लिखोगे, फोर साइट लिखोगे, सीलिंग करी लिखोगे, फिर बोल्ट लिखोगे, फिर उसके बाद बोल्ट हेड लिखोगे, ठीक है। कौन कौन सा 0.22 राइफल के मुख्य भागों के नाम लिखो बोलेंगे तो कौन कौन सा लिख सकते हो, बट प्लेट लिखोगे, ट्रिगर लिखोगे, स्मॉल ऑफ द बट लिखोगे, ट्रिगर गार्ड लिखोगे, बैरल लिखोगे, फोर साइट, सीलिंग करी, बोल्ड और उसके बाद बोल्ड हेड लिखोगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एम, शिस्त का कायदा लिखो। तो आप लोगों को मैंने मैक्सिमम टाइम पढ़ाया है, आप लोगों को ऐसा पूछा जाता है तो एक वर्ड याद रखना है आप लोगों को, HAT। क्या बताया था, HAT। एच से क्या लिखोगे, एच से लिखोगे होल्डिंग, ए से लिखोगे एमिंग, टी से लिखोगे ट्रिगर ऑपरेशन। इसी को अगर आप लोग हिंदी में समझना चाहो अपने आप के लिए, अपने लिए, तो क्या लिखोगे, H फॉर होल्डिंग। होल्डिंग से मतलब क्या समझोगे हिंदी में, मजबूत पकड़। उसके बाद ए से एमिंग, तो दुरुस्त शिस्त लिखोगे इसको। उसके बाद टी से ट्रिगर ऑपरेशन, मतलब दुरुस्त ट्रिगर का दबाना, ये लिखोगे। यही समझते हो हेड से, ठीक है। HAT का पूरा नाम क्या होता है लिखेंगे, पूछेंगे, या फिर फुल फॉर्म क्या होता है, तो होल्ड एमिंग ट्रिगर ऑपरेशन, ये लिखना है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 5 सिक्योरिटी मेजर्स एडॉप्टिंग इन फायरिंग रेंज। फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के 5 उपाय लिखो। मैंने पढ़ाया था जस्ट पिछले क्लास में कि फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए गए 3 उपाय लिखिए। तो आप लोगों ने बताया था कौन कौन सा, पुलिस को हम लोग सूचना देते हैं, संतरी बिठाते हैं, ये सब चीज़ लिखे थे। तो यहाँ पे फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के 5 उपाय लिखो। तो यहाँ पे और आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा। तो संतरी डिटेल करना, मतलब वही संतरी बिठाना या फिर संतरी लगाना। रेंज पर रैकी करना, ये नया पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो। फायरिंग के पहले मुस्केतरी करना, ये लिखा है यहाँ पे एक और नया पॉइंट। ऑर्डर का सही फॉलो करना, ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के 5 उपाय लिखो बोलेंगे तो ये लिख सकते हो आप लोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग एंड रीफिटिंग ऑफ 0.22 राइफल। मतलब 0.22 राइफल जो है उसका खोलने और जोड़ने का सीक्वेंस आप लोगों से पूछा गया है। मतलब हिंदी में समझोगे तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है 0.22 राइफल को खोलने और जोड़ने का तरीका लिखिए। तो 0.22 जो राइफल होता है उसका खोलने और जोड़ने का तरीका आप लोगों को बताना है, किस क्रम में हम उसको खोलेंगे, उसके बाद कौन से क्रम में उसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले खोलना है तो राइफल खोलते समय जांच शस्त्र की कार्यवाही करें कि राइफल के अंदर राउंड तो नहीं है, ये पहला पॉइंट लिखोगे। आप लोग जब कैंप में जाते हो तो आप लोगों से 0.22 राइफल में ही फायरिंग कराया जाता है। तो सबसे पहले कार्यवाही यही करते हो कि राइफल खोलते समय जांच शस्त्र की कार्यवाही करते हैं कि राइफल के अंदर कोई राउंड तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। उसके बाद सेफ्टी कैच को कॉक करके तथा बोल्ट हैंड को ऊपर करके बोल्ट निकाल ले, मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारें। सिर्फ इतना ही पार्ट्स खुलता है 0.22 राइफल में, 0.22 डिलक्स राइफल में। उसके बाद इसको जोड़ेंगे कैसे, तो राइफल जोड़ते समय राइफल व बोल्ट के नंबर मिलाएं, बोल्ट हैंड को उंगली से बाएं घुमाएं तथा बोल्ट को अंदर कर लें
मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को फिट करें। तो ये हो जाता है पॉइंट 22, राइफल को खोलने और जोड़ने का सीक्वेंस मतलब तरीका या फिर क्रम। एक बार और सुनो अच्छे से। खोलेंगे कैसे? तो राइफल खोलते समय जांच शस्त्र की कार्यवाही करें, राइफल के अंदर राउंड तो नहीं है, सेफ्टी कैच को कॉक करें तथा बोल्ट हैंड को ऊपर करके बोल्ट निकाल लें, मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारें। ये हो जाता है खोलने का क्रम। उसके बाद जोड़ोगे कैसे? तो राइफल जोड़ते समय राइफल व बोल्ट के नंबर मिलाएं, बोल्ट हैंड को उंगली से बाएं घुमाएं तथा बोल्ट को अंदर कर दें, मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को फिट करें। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। फिर देखते हैं तृतीय प्रश्न पत्र, मतलब एनसीसी के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा प्रश्न, मतलब एनसीसी जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीसी इन नेशन बिल्डिंग, ये प्रश्न पूछा गया है इंग्लिश में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीसी इन नेशन बिल्डिंग, मतलब राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट्स का क्या योगदान है, या फिर राष्ट्र निर्माण में एनसीसी क्या योगदान है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को बताना है उत्तर में औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, उसके बाद वैज्ञानिक विकास, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है शिक्षा और विवाह, ये तीसरा पॉइंट। प्रजातांत्रिक प्रणाली की स्थापना, ये चौथा पॉइंट लिखोगे। सामाजिक आर्थिक नियोजन, ये लिख दोगे पांचवा पॉइंट। उसके बाद छठा लिखोगे संस्कृतिकरण, ये लिखोगे। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण। उसके बाद लिखना है आप लोगों को सामाजिक आंदोलन एवं विकास। तो यहाँ पे 8 पॉइंट दिया है, आप लोगों को कम से कम 5 पॉइंट्स आपके एग्जाम में लिखना रहेगा। राष्ट्र निर्माण में एनसीसी का क्या योगदान है ये पूछेंगे तो आप लोग लिख सकते हो इजी पॉइंट्स, जैसे कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, वैज्ञानिक विकास, शिक्षा और विवाह, प्रजातांत्रिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक आर्थिक नियोजन, संस्कृतिकरण, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण, सामाजिक आंदोलन एवं विकास। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय एकता और जागृति, तो नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, इससे प्रश्न है व्हाट इज़ द नेशन इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हो। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हो, व्हाट इज़ नेशन इंटीग्रेशन, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को आंसर लिखना रहता है राष्ट्रीय एकता किसी राष्ट्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों तथा उनको जो अपने देश के प्रति निष्ठा होती है उसे व्यक्त करती है। जब राष्ट्र के नागरिक सामूहिक भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, अपने हितों से राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं तथा राष्ट्रीय मूल्यों तथा मान्यताओं के संबंध में एक मत होते हैं, तो उसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द बिग प्रॉब्लम इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय एकता की मुख्य बाधाएं क्या है, या फिर क्या क्या है, या फिर कौन कौन से हैं। ये प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय एकता की मुख्य बाधाएं कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिख देना है, जैसे कि भाषावाद, जातिवाद, अशिक्षा, ये इजी पॉइंट्स हैं। उसके बाद सांप्रदायिकता, ये लिख सकते हो, क्षेत्रीयता, राजनीतिक दल, रूढ़िवादिता। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो बिग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन में। ठीक है। व्हाट आर द बिग प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की मुख्य बाधाएं क्या क्या है बोलेंगे। तो आप लोगों को लिखना रहेगा सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद, राजनीतिक दल, फिर अशिक्षा, रूढ़िवादिता। ये हो जाते हैं राष्ट्रीय एकता की मुख्य बाधाएं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है राइट डाउन द मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले क्या क्या तरीके हैं। तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला तरीका कौन कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो आदर्श नागरिकता की भावना का विकास करना, ये लिख सकते हो अपने से। संविधान द्वारा मान्य भाषा को महत्व देना, ये पॉइंट्स भी आप लोग लिखोगे। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, ये तीसरा पॉइंट हो जाता है। उसके बाद शिक्षा और सामाजिक समानता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले तरीके हैं। कौन कौन सा? तो आदर्श नागरिकता की भावना का विकास करना है, ये लिख दोगे। संविधान द्वारा
मान्य भाषा को महत्व देना, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, ये तीसरा पॉइंट। उसके बाद शिक्षा, ये चौथा पॉइंट। सामाजिक समानता, ये पांचवा पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो। फिर है प्रश्न कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का महत्व लिखो। देखो ना, समझते जाना कि राष्ट्रीय एकता मतलब नेशनल इंटीग्रेशन, इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितना बारीकी से इस टॉपिक से प्रश्न बनाता है एनसीसी, और कितना स्मार्ट तरीके से आप लोगों को सबका ओड मतलब अलग अलग आंसर लिखना है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय एकता का महत्व लिखो। यहाँ पे पूछा गया था राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से तरीके हैं, और यहाँ पे पूछा गया था राष्ट्रीय एकता की मुख्य बाधाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद उससे पहले पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हो। तो सोचो, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एनसीसी एग्ज़ाम के लिए, और कितना अच्छा तरीके से आप लोगों को इसका सबका आंसर लिखने आना चाहिए। आप लोग अपने से ही इमेजिन करोगे। तो व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन बोलेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग। उसके बाद आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा व्हाट आर द बिग प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की मुख्य बाधाएं कौन कौन सी हैं, या फिर बाधाएं क्या क्या हैं पूछेंगे। तब आप लोग कौन कौन सा पॉइंट लिखोगे ये आपके माइंड में चलना चाहिए अगर आप लोगों ने तैयारी किए हैं तो। उसके बाद आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से तरीके हैं, तो आप लोग कौन कौन सा पॉइंट्स लिखोगे ये आपके माइंड में चलना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है राइट डाउन द इम्पोर्टेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का महत्व लिखो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस पूछा गया है नेशनल इंटीग्रेशन का, तो आप लोग कौन कौन सा लिखोगे। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये पहले लिख दोगे। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये पहला पॉइंट हो जाता है। उसके बाद आपको लिखना है यह देशवासियों को स्थान, भाषा, जाति, धर्म एवं संस्कृति के भेदभाव को भुलाकर एक सूत्र में बांधते हैं, ये दूसरा पॉइंट लिखोगे। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। यह देशवासियों को स्थान, भाषा, जाति, धर्म एवं संस्कृति के भेदभाव को भुलाकर एक सूत्र में बांधते हैं। उसके बाद आप लोगों को तीसरा पॉइंट लिखना रहेगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करती है, ये लिखोगे। उसके बाद राष्ट्रीय अस्मिता एवं देश की सीमाओं की रक्षा में सहायक, ये लिख दोगे राष्ट्रीय एकता का महत्व। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे राइट डाउन 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, मतलब भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखो। ये आप लोगों से पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग लिख सकते हो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, श्रीलंका लिखोगे, नेपाल लिख सकते हो, पाकिस्तान लिखोगे, चाइना लिख सकते हो, फिर बांग्लादेश। तो ये कुछ देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक से, मतलब खाली स्थान भरो से। प्रश्न फिर से आ गया। तो आप लोगों को यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा महात्मा गांधी जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो आप लोगों को आंसर बचपन से सुनते आ रहे हो 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 2 अक्टूबर 1869। उसके बाद गंगा नदी गोदावरी से निकलती है, गोदावरी जगह से निकलती है, ये यहाँ पे लिखा है आंसर में कि गंगा नदी गोदावरी जगह से निकलती है, मतलब गोदावरी से निकलती है, ऐसा आप लोगों को समझना है। ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज़ गंगोत्री, ये लिखना है इंग्लिश में। उसके बाद कारगिल युद्ध का ऑपरेशन का नाम खालिस्तान है, कारगिल युद्ध का ऑपरेशन का नाम ओपी विजय है, ये आप लोगों को लिखना है। उसके बाद फिर प्रश्न है भारत में मुख्य रूप से खालिस्तान भाषाएं हैं, कितने भाषाएं, तो इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 18 प्रिंसिपल लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आप लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं लीडरशिप, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। ये भी आपके एनसीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप टॉपिक। इस पे मैंने स्पेशल क्लासेस चलाए हैं, अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 3 प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा एनसीसी का जो हैंडबुक है,
एनसीसी हैंडबुक टॉपिक वाइज क्लासेस, ये देखने को मिलेगा। आप लोगों को इसको पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। उसके बाद दूसरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एनसीसी एग्ज़ाम टारगेट अल्फ़ा ग्रेड। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा एक प्लेलिस्ट है एनसीसी मैराथन क्लास। तो ये तीनों प्लेलिस्ट आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आप लोग अपने से भी अपना हैंडबुक पूरा कंप्लीट करोगे, अपना हैंडबुक पूरा कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आप लोगों ने जब कैंप्स के दौरान जो नोट्स बनाए हैं अपने कॉपी में, उसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। तो आप लोगों को कितने जगह से पढ़ाई करना है ए ग्रेड लाने के लिए? ऑनलाइन स्टडी करोगे। ये ऑनलाइन में कौन कौन सा मैं डेली क्लास अपलोड करता हूँ, वो डेली क्लास कहाँ मिलेगा अच्छे से आप लोगों को सीक्वेंस वाइज? तो एनसीसी हैंडबुक टॉपिक वाइज क्लासेस, इसको ख़त्म करना है। एनसीसी एग्ज़ाम टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का जो सीरीज़ चलाया हूँ उसको आप लोगों को ख़त्म करना है। उसके बाद एनसीसी का मैराथन क्लासेस जो डाला हुआ है उसको भी आप लोगों को ख़त्म करना है। इसके अलावा आप लोगों को उसको अपने से अपना हैंडबुक कंप्लीट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं उसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आप लोग मानोगे कि आप लोग ए ग्रेड की तैयारी कर लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप से। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ ड्यूटीज़ एंड डिसिप्लिन, कर्तव्य और अनुशासन पर टिप्पणी लिखो। ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, कर्तव्य और अनुशासन पर टिप्पणी लिखो। तो कर्तव्य हम लोग किसको बोलेंगे? तो ईश्वर के उन आदेशों का जो हमारे विवेक से प्रकट होते हैं पालन करना, यही कर्तव्य है। आप लोग चाहो तो कर्तव्य अपने हिसाब से लिख सकते हो आंसर। उसके बाद है अनुशासन। तो अनुशासन मनुष्य के उन आदेशों का जो सही अधिकार सत्ता से प्रकट होते हैं पालन करना, यही अनुशासन है। एकदम शॉर्टकट में लिखने के चक्कर में यहाँ पे एकदम ओल्ड टाइप का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कर्तव्य और अनुशासन आप लोग अपने से आंसर लिखोगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप? व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है नेतृत्व से आप क्या समझते हो और एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो मैंने जब लीडरशिप क्वालिटीज़ पढ़ाया था, लीडरशिप टॉपिक जो पढ़ाया था, उस समय आप लोगों को ये चीज़ें डिटेल में बताया था। तो एक बार और अच्छे से समझ लो, नेतृत्व से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, नेतृत्व से आप क्या समझते हो, इतना बस पूछ दिया जाता है आप लोगों से आंसर क्वेश्चन में। तो कमांडर की वह क्षमता जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी का एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है या फिर नेतृत्व करता है, ऐसा लिखोगे। ठीक है, कमांडर की वह क्षमता जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी या एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में मार्गदर्शन करता है। इसके बाद एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होना चाहिए, ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, मतलब एक अच्छे नेता के कौन कौन से गुण होना चाहिए, ये पूछा जाता है। तो आप लोगों को आंसर लिखना रहेगा, उनका आचरण उच्च होना चाहिए। आचरण उच्च होना चाहिए मतलब उच्च आचरण, ये लिखोगे। उसके बाद नैतिक बल व साहस, ये लिखोगे। सहनशीलता होनी चाहिए उसमें, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, व्यवहार कुशल का होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, उत्साह होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, उसका जो आचरण है वो उच्च आचरण होना चाहिए। तो ये हो जाते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, मतलब एक अच्छे नेता के गुण कौन कौन से? उच्च आचरण, निर्णय लेने की क्षमता, उत्साह, न्याय, व्यवहार कुशल एवं नैतिक व साहस, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, वफादारी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अच्छे नेता के गुण हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ आइडियल सिटीजन्स एंड हीज क्वालिटीज़ पूछा गया है, एक आदर्श नागरिक की परिभाषा एवं उनके गुण लिखिए। प्रश्न क्या पूछा गया है? एक आदर्श नागरिक की परिभाषा एवं उनके गुण लिखिए। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आइडियल सिटीजन एंड हीज क्वालिटीज़। तो आप लोगों को आंसर लिखना है, वह व्यक्ति, क्या आंसर लिखोगे? वह व्यक्ति जो राज्य के प्रति भक्ति भाव रखता हो,
जिसे सामाजिक व नैतिक अधिकार प्राप्त हो और जो जन सेवा की भावना से प्रेरित हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक आदर्श नागरिक की परिभाषा। क्या लिखोगे आदर्श नागरिक की परिभाषा में? वह व्यक्ति जो राज्य के प्रति भक्ति भाव रखता हो, जिसे सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो और जो जन सेवा की भावना से प्रेरित हो। इतना हो जाता है एक आदर्श नागरिक। उसके बाद उसके गुण कौन कौन से हैं? एक आदर्श नागरिक के गुण में क्या क्या लिख सकते हो? तो सुचरित्र ये लिखोगे, शुद्ध शिक्षित ये लिखोगे, जागरूक, देशभक्त, परोपकारी, कर्तव्यपरायण, बुद्धिमान, स्वस्थ। तो ये कुछ गुण हैं जो अच्छे नागरिक के हैं, तो ये आप लोगों को लिखना रहेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे है राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? या फिर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप कौन कौन से लिखोगे? अपने कार्य को अच्छी तरह से समझना, ये पहला हो जाता है। अपनी क्षमताओं का ज्ञान एवं उनमें सुधार, ये दूसरा पॉइंट पढ़ते आ रहे हो। सही और सामाजिक निर्माण, ये तीसरा पॉइंट हो जाता है। अपने अधीनस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा उनमें उत्तरदायित्व का विकास करना, ये हो जाता है चौथा पॉइंट। उसके बाद अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना, ये हो जाता है पांचवा पॉइंट। तो राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, ये प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से कि नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, या फिर नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो आप लोगों को आंसर्स लिखना रहेगा। अपने कार्य को अच्छी तरह समझना, उसके बाद अपनी क्षमताओं का ज्ञान एवं उनमें सुधार, फिर है सही और सामाजिक निर्माण, ये हो जाता है तीसरा पॉइंट। अपने अधीनस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा उनमें उत्तरदायित्व का विकास करना, ये हो जाता है चौथा पॉइंट। उसके बाद अधीनस्थों में टीम भावना का विकास, ये हो जाता है पांचवा पॉइंट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप ट्राइड्स, मतलब एक्सप्लेन करना है आप लोगों को कि नेतृत्व शैली कितने प्रकार के होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, समझाइए, ऐसा बोल रहे हैं। तो नेतृत्व के प्रकार आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ऑटोक्रेटिक, उसके बाद डेमोक्रेटिक, उसके बाद लेजिस्फेयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का वो समझना तरीका। ऑटोक्रेटिव लिखते हैं बहुत लोग से कैडेट्स, क्या लिखोगे? लिखते हैं ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव, फिर लेजिस्फेयर। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लिखना है ना, ऑटोक्रेटिक ये लिखना है, डेमोक्रेटिक, उसके बाद लेजिस्फेयर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग लिखोगे, नेतृत्व शैली के कितने प्रकार होते हैं, या फिर नेतृत्व के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोगों को बताना होगा 3 प्रकार, कौन कौन सा? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, उसके बाद हो जाता है लेजिस्फेयर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज़, मतलब किन किन तरीक़ों से आप लोग अपने नेतृत्व के गुण हैं उसको विकसित कर सकते हो। मतलब हिंदी में समझो तो किन किन तरीक़ों से नेतृत्व का गुण विकसित किया जा सकता है। तो उच्च आचरण रख के, ये पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। नैतिक बल व साहस अभी पढ़े हैं। निर्णय लेने की क्षमता, सहनशीलता, विश्वसनीयता, पहल करने की क्षमता, उत्साह, सत्यनिष्ठा, न्याय, वफादारी, व्यवहार कुशलता, निस्वार्थता। तो ये हैं कुछ गुण जिससे आप लोग अपने नेतृत्व क्षमता को और डेवलप कर सकते हो, मतलब इन तरीक़ों से बढ़ा सकते हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन। तो इस बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर एक ही क्लास में ये क्वेश्चन आंसर का सेट पूरा कंप्लीट कराऊंगा तो क्लास 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाएगा, फिर आप लोग पढ़ने में बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोगों का एनसीसी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, तभी ए ग्रेड पॉसिबल है। और आप लोगों ने 3 साल अच्छे से एनसीसी किए हैं, कैंप्स किए हैं, तो आप लोगों को ए ग्रेड लाना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।